Hello, everybody. Good evening. इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। तो कैसा चल रहा है सबका? हम्म। लास्ट क्लासेस का सबको क्लियर है, याद है? कोई कंफ्यूजन, कुछ प्रॉब्लम? हम्म। ऑल क्लियर। ठीक है, तो अभी लगभग लगभग हम लोग क्लासेस में आई थिंक एक्जिमा, सोरियासिस और एप्सिस और क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम्म। खैर, तो यूजली अभी हम लोग स्किन का कंटिन्यू कंटिन्यू कर रहे हैं, और स्किन के जो केसेस हैं, कैसे हम लोगों को कहाँ कैसे किस तरीके की चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि स्किन लेजन जो है वो हमारे क्लियर होंगे तभी हम एक पिक्यूलियर मेडिसिन को अप्रोच कर सकते हैं। फिर उस केस को कैसे हमको आगे कंटिन्यू करना है, कितना हमारा स्पेसिफिक मेडिसिन देन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पे जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे लेजन्स के अकॉर्डिंग ही क्लियर कर पाते हैं। क्योंकि उसमें जो चेंजेस होते हैं तभी हम उससे समझ पाते हैं कि हाँ, इसमें हमारा कितना वेट करने वाला है, कितना इसके बाद में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देना है, लो पोटेंसी देना है कि हाई पोटेंसी देना है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारा लेजन क्लियर है स्किन का, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है प्रिस्क्रिप्शन में। तो आज बेसिकली हम लोग कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे जैसे सेलुलाइटिस है, अर्टिकेरिया है, इम्पेटिगो है, तो मोस्ट कॉमन केसेस होते हैं जो हम लोगों को डेली अक्सर मिल जाते हैं। तो इनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस आप लोगों ने भी देखा होगा इसको, और कई बार मिलता भी है। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेप्टोकोकाई दोनों ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। और यूजली ये क्या करता है कि जो स्किन की जो लेयर्स हैं उसमें डीप लेयर जो होती है, डीपर डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू ऑफ द स्किन, इसको अफेक्ट करता है। तो ये सुपरफिशियल नहीं है, ये डीपर पार्ट को इफेक्ट करता है स्किन का। तो सेलुलाइटिस इज अ कॉमन बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द डीपर डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू ऑफ द स्किन। ठीक है। और यूजली इट कैन अकर एनीवेयर ऑन द बॉडी बट मोस्ट ऑफन अफेक्ट्स द लेग्स एंड फीट। ज्यादातर ये लेग्स और फीट पर ज्यादा मिलता है। फीट का ये बैक पार्ट है यहाँ पर, और लेग्स में ये वाला पार्ट, एंकल के ऊपर वाला पार्ट और नीचे नीचे वाला पार्ट, ये ज्यादा अफेक्टेड होता है। कभी कभी आइज के अराउंड में दिखाई देता है, बट मोस्ट कॉमनली लेग्स और फीट पे ज्यादा दिखता है। इसका जो कोर्स पीरियड होता है, इन्फेक्शन जब होता है तो वो धीरे धीरे करके होता है। तो एकदम से ये नहीं कि हाँ आज ही इन्फेक्शन हुआ दूसरे दिन, ये इस तरीके से इसका इन्फ्लेम्ड कंडीशन नहीं होता है। इट इज इंडोलेंट कोर्स एंड ऑनसेट ओवर अ फ्यू डेज। तो ये धीरे धीरे करके कुछ दिन में ये फिर पूरा इसका एक इस तरीके से एक प्रेजेंटेशन दिखाई देता है हम लोगों को। एंड इट कुड बी प्योरलैंड और नॉन प्योरलैंड, दोनों फॉर्म में हो सकता है। तो यूजली हम लोगों को अब ये पहचानना है कि सेलुलाइटिस ही है या कुछ और है। हाँ, सेलुलाइटिस कभी कभी एरेसिपेलास से कंफ्यूज करता है, तो इसलिए एरेसिपेलास भी क्लियर होना चाहिए। और सेलुलाइटिस ये लेग में जो दिखाई दे रहा है, ज्यादातर कभी कभी जो वेन्स होती हैं, जो वेरिकोज वेन्स होती हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है। तो अभी हम लोग आगे इसके अब कॉजेज में आएंगे। कॉजेज में एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये स्टेफ्लोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन होता है। तो स्किन में सबसे पहले जो मेजर कॉज होता है कि स्किन अगर कहीं से हमारा ड्राई या क्रैक है या कट कुछ भी हुआ है या कोई इंजरी हुआ, वुंड्स, कट्स, इंसेक्ट बाइट, सर्जिकल इंसिजन और द इजेमा लाइक कंडीशन, तो कोई भी इस तरीके की कंडीशन होती है तो वहां से बैक्टीरिया को अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है, और फिर वो इस तरीके से इन्फेक्शन स्किन में अपना दे देते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे डिजीज कंडीशन है जहाँ हमारा इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा वीक हो चुका होता है, तो जैसे डायबिटीज है, एड्स है, या कीमोथेरेपी है, या कोई भी लॉन्ग लास्टिंग इलनेस बॉडी में हो चुका है जिसकी वजह से बॉडी काफी वीक हो चुका है, तो उस कंडीशन में भी सेलुलाइटिस होने के चांसेस होते हैं। और खासतौर से कभी कभी डायबिटिक पेशेंट्स में तो मोस्टली मिल ही जाता है।
जो लेग वाला पार्ट होता है, कई बार लेग में इन्फेक्शन लेके आते हैं, और इस तरीके से डायबिटिक पेशेंट्स का, क्योंकि इम्यून सिस्टम काफी वीक हो चुका होता है, एब्सेस होना, वाइल्स होना, या फिर ये सेलुलाइटिस टाइप इन्फेक्शन हो जाना, तो ये सारी कंडीशंस हमको दिखाई देता है। क्रोनिक स्वेलिंग, अगर कोई स्वेलिंग हो गई जस्ट लाइक लिम्फेडिमा हो गया, या वेनस इंसफिशिएंसी, मतलब कोई वेरिकोज वेन्स की वजह से वेन्स ऑब्स्ट्रक्शंस हो रहे हैं, उसकी वजह से अगर लेग में एडिमा हो रहा है, या कोई लिम्फ ग्लैंड्स स्वेलअप कर गया है, तो जिसकी वजह से वहां पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओबेसिटी एक वन ऑफ द मेजर कॉज है। ओबेसिटी होने की वजह से भी वहाँ स्किन पर क्या होता है कि जो वेरिकोज वेन्स हैं या फिर ये लिम्फ ग्लैंड्स हैं, इसमें स्वेलिंग होने के चांसेस बढ़ते हैं, और जहाँ कहीं फिर वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन चांसेस के बढ़ते हैं। यूजली हमको ये ध्यान में देना है कि सबसे जो मेजर कॉज आता है, जो फर्स्ट टू थ्री पॉइंट्स है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स है, कि कहीं भी स्किन में कट और वुंड कुछ भी हुआ जहां से बैक्टीरिया एंटर किया, एंड देन सेलुलाइटिस कॉज कर सकता है। अब सेलुलाइटिस को हम कैसे पहचानते हैं कि ये सेलुलाइटिस ही है या कुछ और है? तो इसके जो कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो हमको दिखाई देंगे, सबसे पहला क्या दिखाई देगा? रेडनेस। ये अफेक्टेड एरिया में अपीयर रेड, swollen एंड इन्फ्लेम्ड, द रेडनेस में स्प्रेड रैपिडली। तो जो रेडनेस है, अभी हम लोगों ने फर्स्ट पिक्चर देखा था जिसमें कि काफी एकदम इन्फ्लेम्ड रेड दिखाई दे, तो ये रेडनेस और इन्फ्लेम्ड कंडीशन, ये इसका एक पिक्यूलियर फीचर है सेलुलाइटिस का, कि जो पार्ट अफेक्टेड है वहां पर रेडनेस काफी ज्यादा होगा, एंड द स्किन अराउंड द अफेक्टेड एरिया में भी फील वार्म टू टच, वार्म फील होगा, एंड पेन और टेंडरनेस, अफेक्टेड एरिया में भी पेनफुल और टेंडरनेस। तो ये तीन तो बेसिकली हमारे फर्स्ट साइन होंगे, रेडनेस, पेनफुल और टेंडरनेस, एंड वार्म फीलिंग, हीट सेंसेशन। तो जो हमारे इन्फ्लामेटरी जो फीचर्स हैं, रेड रेडनेस, हीटनेस और पेन, ये तीनों पॉइंट्स हमारे वहां पर दिखाई देंगे। तो स्किन एकदम रेड दिखाई दे रही हो, छूने से गर्म दिखाई दे रही हो, और पेनफुल हो, तो कुड भी ये सेलुलाइटिस हो सकता है, और अगर लेग में है या फिट में है तो मान के जाना होगा वो सेलुलाइटिस हो सकता है। स्वेलिंग में अकर इन अफेक्टेड एरिया ऑफन मेकिंग द स्किन फील टाइट और स्ट्रेच, तो स्वेलिंग लाइक अपीयरेंस होगा। कभी कभी फीवर के साथ में भी पेशेंट बता सकता है कि स्वेलिंग हुआ, रेडनेस हुआ, पेनफुल भी है, एंड फीवर भी हो रहा है। तो जो इन्फेक्शन है वो इतना ज्यादा डीप हो चुका है कि धीरे धीरे करके अब फीवर भी आने लगा है। इनिशियली फीवर नहीं होता है, बट जब फिर इन्फेक्शन काफी ज्यादा होने लगता है तो फिर फीवर वाला भी फेज है आने लगता भैया। और है। सम कल्याण इंडिविजुअल्स लक्ष्मी ही का बना है यार, ये तो सही। some individuals with cellulitis may develop a fever and experience chills, स्पेशली इफ द इन्फेक्शन इज सीवियर और स्प्रेडिंग। ठीक है, तो ये जब सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो ग्रेजुअली इन्फेक्शन धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है, और फिर एक स्टेज पर आके वो इतना सीवियर हो गया कि अब फीवर आ रहा है, रेगुलर फीवर नहीं कम हो रहा है, स्वेलिंग इतनी ज्यादा हो गई है, पेन इतना ज्यादा हो गया है, और इवन कभी कभी पस भी फॉर्म होने लगता है। और सेलुलाइटिस ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा सीरियसली, और उसको जो भी है ट्रीटमेंट करना होता है, तो उसमें पूरा उसका रेगुलर जो ट्रीटमेंट है वो सही से होना चाहिए। वहां पे ये नहीं कि हाँ, थोड़ा सा लापरवाही पेशेंट की तरफ से या फिर अपनी तरफ से दिखाई दे रही है। ब्लिस्टर्स और पस्टूल्स, इन सम केसेस ब्लिस्टर्स और पस्टूल्स फिल्ड विद पस में डेवलप ऑन द स्किन सरफेस, तो कभी कभी वहां पर पस फिल्ड ब्लिस्टर्स भी दिखाई दे सकते हैं। स्किन डिम्पलिंग, एज सेलुलाइटिस प्रोग्रेस द अफेक्टेड एरिया में डेवलप अ डिम्पल्ड और ऑरेंज पील अपीयरेंस, तो वो जब फिर सीवियरिटी उसकी बढ़ेगी तो फिर वहां पर वो डिम्पल लाइक अपीयरेंस दिखाई देगा, और पेनफुल होगा, एंड देन ब्लिस्टर और पस फॉर्मेशन दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहले कि सेलुलाइटिस स्लोली ऑनसेट है, देन रेड होगा, पेनफुल होगा, एंड देन हीट टू टच होगा। ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर वहां पर पस फॉर्मेशन टेंडेंसी दिखाई देने लगेगी। पस के साथ साथ फिर फीवर और चिल, ये इस तरीके के पेशेंट्स के साथ में आने लगेगा। फिर वहां पर दिखाई देगा कि अब ये इसकी कंडीशन धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। तो इस पर ध्यान देने वाला है कि ये किस स्टेज में आया है, फिर उसी हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, और कितना हमको वेट करना चाहिए, किस तरीके से हमारी चीजें हैं कि जो चेंजेस होते हुए दिखाई देनी चाहिए। अब इसका जो ट्रीटमेंट है, तो बेसिकली सेलुलाइटिस तो क्लियर हुआ। अब हमारा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है सेलुलाइटिस में, फर्स्ट की ऑन द बेसिस ऑफ द साइन एंड सिम्टम, हमारा सबसे पहले है कि बेसिस ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स पर हमारा कोई एक्यूट इंडिकेटेड रेमेडी हम उस पर सोचेंगे। देन अगर रिकरेंट
उसको हो रहा है, जस्ट लाइक डायबिटिक पेशेंट है, उसको रिकरेंट हिस्ट्री दिखाई दे रही है कि अभी ठीक हुआ था फिर से दोबारा हो गया, तो अगर रिकरेंस ही है देन अगेन हम कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन देने के बाद, ठीक होने के बाद, फिर हमें कोई ना कोई आगे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन उसको देना पड़ेगा जिससे उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। तो यहाँ कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है जो हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में होने चाहिए जैसे ही पेशेंट सामने आता है। तो ये कुछ ऐसी मेडिसिन है जो हमको तुरंत दिखाई देनी चाहिए। वाइपेरा, वाइपेरा फर्स्ट मेडिसिन है जब भी कुछ इस तरीके से इन्फ्लेम्ड कंडीशन हो, इन्फ्लेम्ड एंड पेनफुल एंड द पेन्स आर मच वर्स ऑन लेटिंग द लिम्स। तो ये इसका एक मेन पिक्यूलियर सिम्टम है कि जो भी पार्ट अफेक्टेड होता है तो उसको जैसे ही लटकाता है तो लटकाने से वो पार्ट काफी पेनफुल होता है, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन एकदम से फ्लो करता है और वो पार्ट काफी ज्यादा पेनफुल हो जाता है। तो लिम्स में इसमें हैंड में या लेग में कहीं भी पार्ट अगर अफेक्टेड हो रहा है उसको पार्ट को हम ऐसे लटका देते हैं तो काफी पेनफुल होता है, इसलिए वो उसको ऊपर रख के कोशिश करता है तो उसको आराम मिलता है। तो ये बाइपेरे का इन्फ्लेम्ड कंडीशन दिखाई देगी एंड बर्स्ट ऑन लेटिंग द लिम्स हैंग डाउन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन्स, बर्स्टिंग सेंसेशन, स्वेलिंग ऑन द फुट। और जो सेंसेशन होता है ऐसा लगता है कि फटा जा रहा है, तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इतना सीवियर होता है वहां पर, उसको सेंसेशन आता है कि वो पार्ट काफी ज्यादा फट रहा है, तो वो इतना सीवियर होता है और स्वेलिंग दिखाई देती है। तो वैसे भी स्वेलिंग ऑफ द फुट हो और पेनफुल हो तो फर्स्ट रेमेडी में वाइपेरा हमारा आता है, और वहां पर सेलुलाइटिस के केसेस में भी फर्स्ट हम वाइपेरा ही सोचेंगे। ठीक है। एपिस, सेकेंड रेमेडी है एपिस। एपिस में भी सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं सेलुलाइटिस के, कि रेडनेस है, स्वेलिंग है, पेनफुल एंड एडिमा लाइक अपीयरेंस है। तो जब पेशेंट बोले कि बर्निंग स्टिंजिंग पेन हो रहा है, काफी ज्यादा जल रहा है और रेडनेस है, इन्फ्लेम्ड है, देन फिर हम एपिस की भी तरफ जा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने वाइपेरा भी दिया और वाइपेरा देने के बाद में केस हमारा पूरा तरीके से ठीक नहीं हो रहा है, वो एक जगह पे आके रुक गया है या फिर उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं देख रहे हैं, तो देन सेकंड ऑप्शन हमारा एपिस होना चाहिए, क्योंकि एपिस भी लगभग लगभग वाइपेरा का एक नियरर मेडिसिन है इस तरह कंडीशन में कि इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस एंड देन एडिमा। तो ये बाइपेरा और एपिस बहुत नियरर हैं और ये दोनों दिमाग में रहने चाहिए। आर्सेनिक का बस थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है कि आर्सेनिक के जो पेन होते हैं बर्निंग होते हैं एंड देन पेशेंट रेस्टलेसनेस तो है, लेकिन जो बर्निंग पेन है फिर वहां पर उसको वार्म एप्लीकेशन से उसको रिलीफ मिल रहा है। अगर बर्निंग है, वार्म से रिलीफ है, देन फिर हम आर्सेनिक पे जा सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन वेस्पा, ये भी एक अच्छा मेडिसिन है वेस्पा। एडिमा ऑफ द फुट विद रेड एंड पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ द लेग। अगर वहां पर जो स्किन का डिस्कलरेशन है, रेड और पर्पल डिस्कलरेशन आ रहा है कि रेडनेस के साथ साथ हल्का हल्का सा पर्पलिश डिस्कलरेशन आ रहा है, तो फिर हम वेस्पा की तरफ जा सकते हैं। तो बाइपेरा, एपिस एंड वेस्पा, एंड देन नेक्स्ट इज द क्रोटेलस हॉरिडस। क्रोटेलस हॉरिडस ये हमारे जब देखा कि केस आगे बढ़ता चला जा रहा है, हमारी जो मेडिसिन दे रहे हैं बट हाँ उतना केस हमारा रिजॉल्व नहीं हो रहा है, देन फिर कुछ ऐसी मेडिसिन आते हैं, क्रोटेलस हॉरिडस, लैकेसिस। क्रोटेलस हॉरिडस और लैकेसिस ये स्नेक ग्रुप के मेडिसिन है और ये काफी हेल्पफुल होते हैं ऐसी कंडीशंस में, क्योंकि क्रोटेलस हॉरिडस में सेप्टिक स्टेट, लेसरेटेड वुंड, स्वेलिंग एंड डिस्कलरेशन, स्किन टेंस एंड शोज एवरी टिंट ऑफ कलर विद एक्सक्रूसिएटिंग पेन। सबको पता है क्रोटेलस हॉरिडस एक हेमरेजिक रेमेडी है, कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड ट्रबल हो रहा है या फिर ब्लड डिस्चार्जेस हो रहे हैं या फिर पिगमेंटेशन इस तरीके से हो रहा है कि वहां पर हेमरेजेस हो रहे हैं, तो फिर हमारा क्रोटेलस हॉरिडस फर्स्ट मेडिसिन में आ जाता है। तो इसलिए याद रखना कि क्रोटेलस हॉरिडस भी एक सेलुलाइटिस का मेडिसिन है, और स्वेलिंग हो रहा है बट वो ठीक नहीं हो रहा है, हमने एपिस भी दिया, वाइपेरा भी दिया और बेस्पा भी दिया, जो भी मेडिसिन लगा, बट एक लास्ट ऑप्शन फिर क्रोटेलस हॉरिडस रखना चाहिए। एंड द लास्ट लैकेसिस। लैकेसिस का जो क्लियर कट पिक्चर है वो ब्लूइश पर्पल और ब्लूइश ब्लैकिश। अगर डायबिटिक पेशेंट है, खासतौर से डायबिटिक पेशेंट में ये बहुत कॉमनली मिलता है कि पेशेंट डायबिटिक है और लेग में लेके आएगा ब्लैकिश अपीयरेंस के साथ में ब्लूइश भी टिंट होगा और कभी कभी पर्पलस भी होता है। तो ब्लूइश, ब्लैकिश और पर्पल अगर अपीयरेंस दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि हमें एपिस और बाइपेरा नहीं लग रहा है और तब हम फिर लैकेसिस पे जाएंगे, क्योंकि वाइपेरा का जो होता है वो बहुत पेनफुल होता है। इसमें लैकेसिस में उतना ज्यादा पेन नहीं बताएगा बट स्किन में जो स्वेलिंग दिखाई देगी, स्वेलिंग के साथ साथ वहां पर जो उसका स्किन का प्रेजेंटेशन होगा वो ब्लूइश ब्लैकिश दिखाई देगा, और ब्लूइश ब्लैकिश जहां भी प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है तो लैकेसिस फर्स्ट रेमेडी होता है।
जरूरी नहीं है कि लैकेसिस का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये स्किन लैकेसिस का स्किन का पिक्यूलियर फीचर है। कोई भी स्किन अगर अफेक्शन है और वहां पर ब्लिश पर्पल अपीयरेंस आ रहा है, देन वी कैन थिंक अबाउट दैट लैकेसिस मेडिसिन। मायरिस्टिका भी हमारा ये फर्स्ट मेडिसिन नहीं है, बट हाँ नेक्स्ट टू नेक्स्ट मेडिसिन में आता है। कभी कभी ट्रॉमेटिक इन्फेक्शन की कोई ट्रॉमा हुआ और ट्रॉमा होने के बाद इन्फेक्शन हुआ और पस फॉर्म हो रहा है। मायरिस्टिका में यूजली पस फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा है, तो अगर इन्फेक्शन होने के बाद पस फॉर्म हो रहा है, देन फिर हम मायरिस्टिका की तरफ सोच सकते हैं। बाइपेरा और एपिस में हमको पस उतना नहीं दिखाई देगा, बट रेडनेस और पेनफुल, बस्टिंग सेंसेशन या बर्निंग पेनफुल इस तरीके से दिखाई दे रहा है। बट मायरिस्टिका में थोड़ा पस फॉर्मेशन हमको दिखाई दे रहा है उसके साथ में, देन वी कैन थिंक अबाउट दिस मायरिस्टिका। इंस्ट्रोंसियम ब्रोम, ये थोड़ा पिक्यूलियर मेडिसिन है और ये भी अभी उतना ज्यादा मैंने यूज नहीं किया, कभी कभी यूज किया है अभी इसको एक दो बार ही। बट हाँ अगर इन्फ्लेम्ड वेन्स दिखाई दें, ठीक है, वेरिकोज वेन्स हैं, वेरिकोज वेन्स के साथ में अगर वहां पर सेलुलाइटिस वाला फेज दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से दिख रहा है, तो फिर एक बार हम स्ट्रॉन्सियम ब्रोम को सोच सकते हैं, जिसकी वजह से टेंडरनेस ऑफ लिम्स और इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन्स दिखाई दे रहा है। तो ये सेलुलाइटिस की फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो हम यूजली करते हैं, और काफी हद तक केसेस, हाँ इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। ये 7 से 10 दिन तक का टाइम लेता है। नॉर्मली सेलुलाइटिस का केस जो है ठीक होने में 7 से 10 दिन का टाइम लेगा, तो उसमें पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। और जो पोटेंसी है या तो लो पोटेंसी या 200 में देख सकते हो, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके जैसे बढ़ा था वैसे ही वापस नॉर्मल स्टेज में आता है। तो इसलिए उसमें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होती है। जब सेलुलाइटिस ठीक हो जाता है, देन फिर हमारा अगर रिकरेंसी हिस्ट्री है या पेशेंट कोई क्रोनिक डिसऑर्डर के साथ में, तो फिर हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन वहां पर उसका जो भी इंडिकेटेड है, कोई भी पॉलीक्रेस मेडिसिन उस पर सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये एक सेलुलाइटिस था। नेक्स्ट आता है इम्पेटिगो। इम्पेटिगो ये हम लोगों ने जब इसके लेजेंड्स स्टार्टिंग में पढ़े थे, तो शायद लेजेंड्स में जब मैक्यूल पेप्यूल्स और बुल्ले नोड्यूल्स ये सब पढ़ रहे थे, तो उस समय पे हम लोगों ने पश्यूल्स भी पढ़े थे और क्रस्ट भी पढ़ा था। तो पश्यूल्स और क्रस्ट वाला जो अपीयरेंस होता है वो इम्पैटिको में मिलता है, कि पस फॉर्म होगा, पस फॉर्म होने के बाद में फिर वो ड्राई क्रस्ट बन जाता है, और फिर वो क्रस्ट जो होता है यूजली पस और इसका ब्लड के साथ में, सीवम के साथ में मिक्स होता है, वो क्रस्ट होता है। तो इम्पेटिगो क्या है कि सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन दैट इन्वॉल्व्स एपिडर्मिस। तो ये स्किन का ये डायग्राम है यहाँ पर। एपिडर्मिस है, देन डर्मिस है, देन हाइपोडर्मिस है। तो ये जो पार्ट अफेक्टेड होता है, ये एपिडर्मिस का ही पार्ट अफेक्टेड होता है। और यहाँ पर जो हमको दिखाई देता है पस्ट्यूल्स या क्रस्ट अपीयरेंस दिखाई देता है, तो इसको भी हम देखेंगे आगे। एंड इट इज यूजली कॉज्ड बाय द स्टैफ ऑरियस और द बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये भी सेम बैक्टीरिया से ही, स्टेफ्लो और स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया से अफेक्टेड होता है, इन्फेक्टेड होता है। रिस्क फैक्टर क्या है कि एक तो एक पुअर हाइजीन। नॉर्मली इम्पेटिगो जो है वो बच्चों में बहुत देखने को मिलता है, खासतौर से जिन बच्चों की साफ सफाई उतनी अच्छे से नहीं होती है, या फिर गंदगी में ज्यादा खेलते हैं, ओवर क्राउडेड एरिया जगह पे जहाँ पर जो थोड़ा सा गंदगी है, वहां पे बच्चे बहुत ज्यादा खेल कूद रहे हैं, तो उनमें ये सारे, कई बार देखा होगा जो लेबर क्लास के बच्चे, उनके बच्चों में अक्सर देखे होंगे कि इस तरीके के इन्फेक्शन दिखाई देते हैं। तो पुअर हाइजीन या ओवर क्राउडिंग एक वन ऑफ द मेजर कॉज है इम्पेटिगो का। सिम्टम मोस्ट ऑफन प्रेजेंट अराउंड नोज एंड माउथ। ज्यादातर जो इम्पेटिगो बच्चों में मिलता है वो ये माउथ के अराउंड, यहाँ पर ये जो दिख रहा है इस तरीके से कुछ क्रस्ट बन जाते हैं, पहले पस बनेंगे, देन पस बनने के बाद फिर क्रस्ट दिखाई देता है। या लेग में फिट में कुछ इस तरीके से ये क्रस्ट ब्लड मिक्स दिखाई दे रहा है, या फिर ये कुछ इस तरीके से पशुज के फॉर्म में दिखाई देगा। इचीरस, स्टार्टिंग में इचीरस होगा, इनिशियली स्मॉल फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, देन पस फिल्ड ब्लिस्टर्स, then rupture, then purulent discharge dries up as a golden yellow crust, regional lymph nodes palpable। तो आसपास के जो lymph nodes होंगे वो बढ़ सकते हैं। तो शुरुआत में इचीरस था, छोटे छोटे थे, देन फिर वेसिकल्स बने, देन पस, फिर उसके बाद रप्चर होने के बाद फिर वो येलो क्रस्ट बन जाता है, और ये इम्पेटिगो अपीयरेंस होता है। यूजली इम्पेटिगो टू टाइप्स का होता है, एक बुल्लस होता है, एक नॉन बुल्लस होता है। तो सीधा सीधा डिफरेंस है, नॉन बुल्लस में हनी क्रस्टेड लीजन्स होते हैं, पेनफुल एंड नॉन प्रोराइटिक हनी क्रस्टेड लीजन्स। इसमें ये नॉन प्रोराइटिक होता है, और हनी क्रस्टेड लीजन्स होता है, कुछ इस तरीके से छोटे छोटे से अपीयरेंस दिखाई देंगे।
बुल्लस में क्या होगा, बुल्ली लाइक अपीयरेंस होगा, फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, रैपिड एनलार्जिंग फ्लैशेड बुल्ली विद येलो फ्लूइड। उसमें क्या होगा कि वो बड़े से ब्लिस्टर्स दिखाई देंगे और उसमें फिर फ्लूइड या पस भरा हुआ होगा। ठीक है, तो ये नॉन बुल्लस है, नॉन प्यूराइटिक है, एंड बुल्लस इज द प्यूराइटिक फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स होंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर देखोगे कि ये ड्राई क्रस्ट लाइक अपीयरेंस भी हो रहा है और फ्लूइड लाइक वेसिकल्स भी दिखाई दे रहे हैं। ये इस तरीके से वेसिकल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये बुल्लस इम्पेटिको है। ये नॉन बुल्लस इम्पेटिको की जब बुल्ली नहीं है बट छोटे छोटे से क्रस्ट लेजन्स हैं वो दिख रहे हैं। तो ये इम्पेटिको है, नॉर्मली बच्चों में बहुत मिलता है और शुरुआत में जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनमें बहुत लेके आते हैं। बड़े बच्चों में कभी कभी मिल सकता है, या फिर एक्जिमा के साथ में इम्पेटिको लाइक इरप्शन दिखाई देते हैं। ट्रीटमेंट इम्पेटिको का क्या है कि एक तो एक जो क्रस्ट है शुड बी रिमूव बाय सोकिंग विद द वेट क्लॉथ। तो गीले कपड़े से या गीला गौच करके उसको पहले सफाई कर देना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर फिर उसको कोई भी ऑयल या कोई क्रीम लगा के जिससे स्किन को नॉर्मल कर सकें। एक्यूट केसेस जो होते हैं इम्पेटिको के, हमारा फिर स्पेसिफिक रेमेडी है, कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज हैं, पहले हम उसको यूज करेंगे, देन फिर हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं अगर वो ठीक नहीं हो रहा है पूरी तरीके से या फिर बार बार रिकर कर रहा है। तो रिकरिंग केसेस ऑफ इम्पेटिको रिक्वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। तो अभी हम स्पेसिफिक मेडिसिन देखेंगे कि इम्पेटिको में क्या होता है। कुछ रूब्रिक्स हैं जैसे हेड में इरप्शंस, जितना भी स्किन से रिलेटेड लेजन्स है वो हमारे स्किन में इरप्शंस में जाएंगे। किसी भी पार्ट अफेक्टेड है तो वहां पर हम इरप्शंस में ढूंढेंगे, जैसे हेड में इरप्शंस, फेस में इरप्शन, स्किन में इरप्शंस, एक्सट्रीमिटीज में इरप्शंस। तो ये नहीं है कि डायरेक्टली मिलेगा, इरप्शंस में हमको चिकन पॉक्स, इम्पेटिगो, एक्जिमा, सोरियासिस, स्कैबिस कुछ भी है वो सब इरप्शंस में दिखाई देगा। तो हेड में इरप्शन सिंपैटिगो, फेस इरप्शन सिंपैटिगो, बैक इरप्शंस, एक्सट्रीमिटीज इरप्शंस, फुट बैक ऑफ इम्पेटिगो, स्किन इरप्शन सिंपैटिगो, स्किन इरप्शंस क्रस्ट मॉइस्ट, क्योंकि इसमें क्रस्ट फॉर्म होता है, मॉइस्ट अपीयरेंस है, क्रस्ट स्कैबी लिप्स, फेस इरप्शंस क्रस्ट स्कैबी माउथ अराउंड, फेस इरप्शंस क्रस्ट स्कैबी माउथ। तो जो क्रस्ट वाला जो रूब्रिक है ये भी हमारे इम्पेटिगो के लिए हेल्पफुल है, या फिर क्रस्ट लाइक अपीयरेंस होता है तो उसको भी हम क्रस्ट में ही देखेंगे। तो जो रूब्रिक है हमारा क्रस्ट वाला, उसको अब क्लियरली समझ लेना कि क्रस्ट होता क्या है। क्रस्ट एक्चुअली क्या है कि वो पस और ब्लड और ये सेवम जो सीक्रेशन होता है उसका मिक्स्ड फॉर्म होता है, वो ड्राई फॉर्म होता है। तो दैट इज द क्रस्ट लाइक अपीयरेंस। तो कुछ भी इस तरीके की क्रस्ट लाइक अपीयरेंस दिखाई दे, देन हम स्किन में इरप्शंस में या फेस में इरप्शंस में क्रस्ट में जाके देख सकते हैं। अब कुछ इसकी जो पिक्यूलियर मेडिसिन हैं जो हमको सबसे पहले दिमाग में क्लिक करना चाहिए और उनको यूज करना चाहिए, तो फर्स्ट मेडिसिन अगर आता है तो देन इट इज द ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस इस तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में सबसे पहला मेडिसिन है ग्रेफाइटिस और मेजेरियम, एंड सेकेंड इज द वायला ट्राइकलर। ये तीन मेडिसिन इम्पेटिगो के लिए तो बिल्कुल टॉप थ्री याद रहना चाहिए, ग्रेफाइटिस, मिजेरियम एंड वायलेट्राइक्लर, क्योंकि इन तीनों में ही इम्पेटिगो लाइक इरप्शंस होते हैं और कस लाइक अपीयरेंस होते हैं, खासतौर से फेस पे या माउथ के अराउंड। तो ग्रिफाइटिस, as you all know that eruptions oozing out a sticky exudation discharging a glutinous fluid thin and sticky। तो ग्रिफाइटिस का एक peculiar स्किन फीचर ये है कि कोई भी इरप्शंस होता है, इरप्शंस होने के बाद डिस्चार्जेस होते हैं, डिस्चार्जेस वो स्टिकी होते हैं। तो अगर कुछ भी इरप्शंस हो रहे हैं, पस्टुलर इरप्शंस हो रहे हैं फिर वो रप्चर होके फिर वहां से डिस्चार्ज हो रहा है, तो देन हम ग्रेफाइटिस पे जाएंगे। उसके बाद अगर कोई क्रस्ट फॉर्म हो रहा है तो देन हम फिर मेजेरियम की तरफ जा सकते हैं और वायलर ट्राइकलर की तरफ जा सकते हैं। अगर हम वायलर ट्राइकलर देखते हैं तो वायलर ट्राइकलर का मेन सीट ऑफ एक्शन फेस पर है, और फेस पर खासतौर से सीवियर इचिंग होती है, उस इचिंग के साथ में उसको इस तरीके से ये इम्पेटिगो ऑफ हेयर स्कार्फ फेस इन चिल्ड्रन एडल्ट विद ऑफेंसिव यूरिन। इंटॉलरेबल इचिंग मीन्स है कि जो इरप्शंस आते हैं, ये क्रस्ट लाइक इरप्शंस आते हैं बट इचिंग सीवियर होती है, खासतौर से रात में बहुत परेशान होता है और इतनी ज्यादा इचिंग होती है कि वो उसको फोड़ भी देता है, और फोड़ने के बाद फिर वो वहाँ डिस्चार्जेस आ जाते हैं। The eruptions particularly over face and head with burning itching burst at the night। ये अक्सर बच्चों में देखा है कई बार मैंने, क्योंकि वो बच्चे बताते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब डिस्चार्ज हो रहा है और वो पस सा जैसा बन रहा है और इचीनेस काफी ज्यादा है, और रात को सोने में बिल्कुल एकदम परेशान हो जाता है ये चीज करके।
तो इसके लिए वायलर ट्राइकलर याद रखना। और कभी कभी अगर इसके साथ में ऑफेंसिव यूरिन, क्योंकि ये इसका भी एक पेक्यूलियर कैरेक्टर है ऑफेंसिव यूरिन, तो अगर इसके साथ में मिल जाता है तो फिर हम सोच सकते हैं। बट नहीं भी मिलता है तब भी ये इसके लिए एक पेक्यूलियरिटी है कि इसका इचीनेस बर्निंग के साथ में काफी ज्यादा है, और बताता है कि काफी ज्यादा जलन होती है और इस तरीके से इम्पेटिगो लाइक इरप्शंस दिखाई देंगे इचीनेस के साथ में। तो ग्रिफाइटिस, वायलेट ट्राइकलर, आयरिस वर्सिकुलर, ये भी एक स्किन का अच्छा दवा है एक्जिमा में और खासतौर से इम्पेटिगो में। इम्पेटिगो ऑफ द हेड एंड अदर स्किन ट्रबल्स एसोसिएटेड विद कैरेक्टरिस्टिक गैस्ट्रिक रीजन। आयरिस वर्सिकुलर जब भी दिमाग में आता है तो सबसे पहले गैस्ट्रिक ट्रबल्स दिमाग में आता है, देन उसके साथ जो कंप्लेन है वो फिर हमारे साथ में आता है। जस्ट लाइक अगर माइग्रेन है तो माइग्रेन के साथ में नोजिया, वॉमिटिंग, एसिडिटी, हार्ट बर्न, वो दिखाई देना चाहिए। पैंक्रेटाइटिस है आयरिस वर्सिकुलर में, तो पैंक्रेटाइटिस का एक्यूट अटैक होगा तो नोजिया, वॉमिटिंग, या फिर पेनफुल कंडीशन होगी तो नोजिया वॉमिटिंग के साथ में दिखाई देगी। तो कोई भी जो भी आयरिस वर्सिकुलर का कंडीशन है तो उसके साथ गैस्ट्रिक कंप्लेन होना जरूरी है, और उसमें नोजिया, वॉमिटिंग या एसिडिटी, हार्टबर्न, कुछ इस तरीके से कंप्लेन साथ में एसोसिएटिंग होगा, देन इट वुड बी द आयरिस वर्सिकुलर। तो इम्पेडिगो ऑफ द हेड और अदर ट्रबल होगा, लेकिन उसके साथ में अगर पेशेंट बता रहा है कि एसिडिटी या नोजिया, वॉमिटिंग काफी ज्यादा लगती है तो फिर हम आयरिस वर्सिकुलर। तो ये यूजली बड़े मतलब एडल्ट केसेस के लिए है, नॉट फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस में क्योंकि हमको ये पिक्यूलर फीचर इसका नहीं दिखाई देता। चिल्ड्रंस में अगर हम जाते हैं तो फर्स्ट 2-3 रेमेडीज हैं, मोस्टली ग्रिफाइटिस है, मेजेरियम है, वायलेट ट्रैकलर है। ये बच्चों में अक्सर हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जाता है। देन फिर धीरे धीरे और सिम्टम्स या एडल्ट केसेस दिखाई देते हैं, तब फिर हम उसमें जाते हैं। कालीवाई ऑन द फेस विद इचिंग, अगर इचिंग के साथ में और कुछ क्लियर नहीं कर रहा, क्योंकि कालीवाई का स्किन कंप्लेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी कंप्लेन होगा उसका इचीनेस इतनी ज्यादा है, और कभी कभी अगर ठंडा कोल्ड एप्लीकेशन से उसको बताता है कि आराम मिलता है, देन इट इज क्लियर कालीबाई। ठीक है। पैंथोरम, ये भी एक एक्सेप्शनल मेडिसिन है जब लास्ट में कुछ मेडिसिन नहीं समझ में आ रहा है, या फिर इम्पेटिगनस एक्जिमा appeared on the both legs associated with nasopharynx trouble। पैंथोरम का जो मेन सीट ऑफ एक्शन है वो हमारे नेजोफेरिंग्स एरिया में है। नेजोफेरिंग्स वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर म्यूकस फॉर्मेशन काफी ज्यादा होता है, पोस्ट नेजल डिस्चार्जेस ज्यादा होते हैं, और वो म्यूकस भी होता है, इवन डिफिकल्ट टू डिटैच फ्रॉम दैट फेरिंग्स। तो इस तरीके का कंडीशन ये पैंथोरम का एक पिक्यूलियर है। और क्रोनिक राइनाइटिस के केसेस में भी पैंथोरम का यूज होता है, जब खासतौर से पोस्ट नेजल डिस्चार्जेस हुआ करते हैं। उसी के साथ अगर कुछ इम्पेटिगनस एक्जिमा एसोसिएटिंग कंप्लेन है, या फिर राइनाइटिस का केस हो विद दैट स्किन कंप्लेन, इम्पेटिगो लाइक इरप्शंस है, एक्जिमा है, तो फिर हम पैंथोरम को सोच सकते हैं। तो ये कभी कभी वाला मेडिसिन है। बट फर्स्ट जो मेडिसिन है ग्रिफाइटिस, वायला, और ये फिर लास्ट में आता है मेलेंड्रियम। मेलेंड्रियम भी फर्स्ट मेडिसिन में नहीं आएगा, ये बाद में ही हमारे दिमाग में आएगा, पहले हम ये मेडिसिन ट्राई कर चुके होंगे। Malydium covering head from crown to neck and extending behind ears. Vagina closed with the empedocnus crust, yellowish greenish brown in color. Empedocnus crust on extensor side of forearms. तो अगर विजाइना वाला एरिया काफी ज्यादा सीवियर क्रस्ट फॉर्म हो गए हैं, या फिर फोराम में क्रस्ट फॉर्म हो रहे हैं, या फिर हेड टू पूरा नेक तक आ रहा है, तो फिर हम मेलेंड्रियम पर जा सकते हैं। कि मीन्स है कि जब वो काफी ज्यादा सीवियर फॉर्म में दिखाई दे रहा है, और हमारी हो सकता है कि हमने फर्स्ट ग्रेफाइटिस या मेजेरियम दिया बट उतना ज्यादा खास इंप्रूवमेंट नहीं आया, देन फिर मेलेंड्रियम हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होगा। फिर कुछ और मेडिसिन आते हैं, जैसे एंथ्राकोकाली। एंथ्राकोकाली को तो सभी लोग अच्छे से पढ़ लेना, ये एक अच्छा स्किन का एक रेमेडी है, और इसके पिक्यूलियर्स काफी अच्छे हैं, मतलब स्किन से रिलेटेड जितने भी एक्जिमा है, प्रोराइको है, और स्कैबीज है, इम्पेडिगो है, तो ये स्किन का एक मेन रेमेडी में आता है एंथ्राकोकाली। इम्पेडिगो विद डीप क्रैक्स एट द विंग्स ऑफ द नोज, मतलब जब माउथ के अराउंड हो रहा हो और फिर जब क्रैक काफी दिखाई दे रहा हो, और हो सकता है ग्रेफाइटिस या जो भी मेडिसिन दिया हो, तो देन फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन एंथ्राकोकाली है। तो ये कुछ मेडिसिन हैं जो हमारे इर्द गिर्द आसपास रहते हैं। जब ये नहीं काम किया तो फिर हम सेकंड ऑप्शन पर जाते हैं। ऑरम ट्रिफलम इम्पेडिगो अबाउट द माउथ एंड लिप्स विद क्रैक्ड स्किन। ऑरम ट्रिफलम यूजली क्या है कि इसमें क्रस्ट फॉर्मेशन का टेंडेंसी तो है, सबको पता है। ऑरम ट्रिफलम एक कोराइजा का एक मेन मेडिसिन है। कोराइजा फॉर्म होता है तो नोज के अंदर क्रस्ट फॉर्म होता है, और इतना ज्यादा सीवियर होता है कि जब उसको पेशेंट निकालने की कोशिश करता है तो उसके साथ
ब्लड भी डिस्चार्ज होता है, और इवन अल्सर्स टाइप का इरप्शंस हो जाता है, और इरिटेट भी करता है नेजल एरिया को। तो अगर कुछ उस तरीके से है कि कोराइजा भी हो रहा है प्लस इम्पेटिगो भी हो रहा है, और वो स्किन है वहां पर फिर क्रैक भी फॉर्म होता चला जा रहा है, और कुछ जो कोराइजा उसका इरिटेटिंग डिस्चार्जेस के साथ में, देन हम ऑरम्पिफ्लम फिर तुरंत सबसे पहले ऑरम्पिफ्लम पे जाएंगे। वेसिलाइनम एंड कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया सल्फ और वेसिलाइनम या सल्फर, ये अगर रिकरेंस इन चिल्ड्रन, बच्चों में अगर रिकरेंस ही है, तो फिर ये वेसिलाइनम, कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया सल्फ और सल्फर एंड मिडराइनम, ये 4 रेमेडीज ऐसी हैं जो रिकरेंट इस तरीके के इन्फेक्शंस में बच्चों में दिया जाता है, और उनके कुछ पिक्यूलियर सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके। नेट्रम्यूर भी कुछ इसी तरीके से है कि नेट्रम्यूर में एम्पेटिगो एट मार्जिन ऑफ हेयर लाइन, जो हेयर लाइन से अगर वहां पर इरप्शंस आ रहा है, तब फिर हम नेट्रम्यूर एक बार सोच सकते हैं, क्योंकि नेट्रम्यूर भी एक हमारा मेन स्किन रेमेडी है। बट यूजली अगर एडल्ट में है तब फिर हम इसके जेंडर्स पर ही ज्यादा इसको पकड़ पाते हैं, वो उतना डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, अगर कभी कभी हेयर लाइन पर दिख रहा है तो एक बार को इसको सोच सकते हैं। फेरमायोड का एक चीक वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, बट फेरमायोड के लिए भी जनरल्स थोड़े बहुत होने चाहिए कि पेशेंट हॉट है, या फिर डिजायर नॉन वेज में चिकन है, या फिर एग इंटॉलरेंस है, कुछ इस तरीके का अगर दिखाई दे रहा है तो फिर हम फेरमायोड की तरफ जाएंगे। एंटिम टार्ट, ये भी स्किन में मेनली स्क्रोटम एरिया में अगर है तो फिर हम एंटिम टार्ट फर्स्ट रेमेडी पे सोच सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक स्क्रोटम को। कार्बोनियम सल्फ का पिक्यूलियर फुट का जो बैक पार्ट है, कार्बोनियम सल्फ ही स्किन का मेन रेमेडी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कार्बोनियम सल्फ के कुछ पिक्यूलियर्स देखने चाहिए, जैसे लाइक डिजायर शीट्स है, डिजायर फैट है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स विद द फ्लैचुलेंस और डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन के साथ में, तो फिर हम कार्बोनियम सल्फ की तरफ जाएंगे। कुछ इम्पेडिगो की कुछ कॉमन मेडिसिन हैं, जैसे लाइक मर्क, मेजेरियम, ग्रेफाइटिस, मेडो, कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया सल्फ और सल्फर, जो कहीं ना कहीं घूम फिर के ये मेडिसिन हर उस केस में इम्पेडिगो वाले में जरूर यूज होती हैं, और उस केस को आगे कहीं ना कहीं जाके कंप्लीट करती हैं। और इसके अलावा अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन मिल रहा है तो भी हम उसको दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा इम्पेडिगो वाला पार्ट था। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, सब क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी? यस। ठीक है। अब आता है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया तो सबको मिलता ही मिलता है, और मतलब जितने भी जो 12 महीने, 12 महीने में अगर 12 महीने में एक भी बार अर्टिकेरिया ना मिले तो इसका मतलब है कि वहां पर एलर्जी के केसेस नहीं है। तो बट ऐसा बहुत रेयरली होता है। आर्टिकेरिया क्या होता है कि ये हमारा एक एलर्जिक रिस्पॉन्ड होता है, जो बॉडी का किसी भी चीज से जिससे रिएक्ट करता है, और वो तुरंत इस तरीके से रेज्ड इची अपीयरेंस आता है, और इस तरीके से ये इरप्शंस दिखाई देते हैं। तो रेज्ड इची वेल्ट्स और रेड रेड और स्किन कलर्ड वेरी इन साइज एंड अपीयर एनीवेयर बॉडी। तो इस तरीके से रेडनेस हो, और बड़े बड़े पैचेस दिखाई दें, सर्कुलर फॉर्म में दिखाई दे, या फिर लीनियर फॉर्म में दिखाई दे, या फिर पैचेस ये इसमें स्कैटर्ड फॉर्म में दिखाई दे, तो फिर ये मान के जाना है कि ये अर्टिकेरियल इरप्शंस है। और ये सडनली होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत इसको टाइम लगता है, सडनली जस्ट लाइक कि कई बार तो पेशेंट ऐसे फोन ही करके कॉल कर देता है कि सर मैंने अभी खाना खाया और पता नहीं बॉडी में क्या हो गया, छोटा छोटा, वो मतलब इतना रेस्टलेस हो जाता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और ये पूरे शरीर में फैलता चला जा रहा है। इस तरीके से उसके वर्डिंग्स होते हैं। ये फैलता चला जा रहा है, और ये नीचे पैर से आ रहा है, हाथ में आ रहा है, हाथ से ऊपर जा रहा है, और बहुत खुजली हो रहा है, और फिर पता चला कि ये तो अर्टिकेरिया। तो अर्टिकेरिया ये किसी भी चीज से हो सकता है, खाने से, पीने से, या फिर कुछ भी मौसम में चेंजेस आने से, ठंडी से, गर्मी से, तो इसको भी हम लोग क्लासिफाई करेंगे। बट ये पहचानना सबको जरूरी है, और आई थिंक सब लोग इसको अच्छे से पहचान सकते हैं, कोई इसमें बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। रेज्ड होता है, इची बेल्ट्स होता है, मतलब थोड़ा सा उभरा हुआ होगा, और इसको कई बार लोग चकत्ते बोलते हैं, कि पित्ती बोलते हैं, पित्ती उछलती हैं, चकत्ते जैसा बन जाना, तो लाल लाल चकत्ते या पित्ती जैसा बनना, दैट इज द अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया पूरी तरीके से अच्छे से ठीक होता है। बट हाँ, कभी जो क्रोनिक वाले केस होते हैं, तो क्रोनिक वाले केसेस में मैंने इसको तुरंत भी ठीक होते देखा है, और साल 1.5 साल में भी ठीक होते देखा है।
तुरंत वाला ठीक हो जाता है तो पेशेंट भी खुश होता है और डॉक्टर भी खुश हो जाता है, लेकिन जो साल 1.5 साल लगता है तो वो परेशान करता है, बट एनी हाउ वो ठीक होता है, उसमें पेशेंस चाहिए होता है। तो अगर हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन, अगर हम सबसे पहले अगर अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन अगर हम देखते हैं तो एक्यूट और क्रोनिक, अगर एक्यूट अर्टिकेरिया लेस देन 6 वीक्स का है, मतलब महीने 1.5 महीने उसके पहले का हिस्ट्री नहीं है, तो इट मीन्स दैट इज द एक्यूट, कोई भी चीज सराउंडिंग में ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से उसने एलर्जी ये रिएक्शन दिया। तो कॉजेज एलर्जीज, फूड, मेडिकेशन, इंसेक्ट स्टिंग, इन्फेक्शन या स्ट्रेस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कॉमन इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स। क्रोनिक अर्टिकेरिया मोर देन द 6 वीक्स, मतलब 2-3 महीने, 5-6 महीने, साल भर से, 2-3 साल से एंटी एलर्जिक मेडिसिन खा रहा है, सिट्रोजिन, लेवोसिट्रोजिन, कुछ इस तरीके की मेडिसिन खाता है, हो जाता है, फिर अगेन होता है। तो दीज आर द ऑफन एंडियोपैथिक ऑटोइम्यून डिजीजेज एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ये कुछ ना कुछ कारण हो सकते हैं। सब टाइप्स क्रोनिक, सब स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया और क्रोनिक इंड्यूसिबल अर्टिकेरिया। तो मेनली हमको एक्यूट और क्रोनिक डिफरेंशिएट करना है कि इट इज लेस देन 6 वीक्स और मोर देन 6 वीक्स। तो अगर हमारा एक्यूट है तो हम एक्यूट के हिसाब से उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, क्रोनिक है तो देन एक्यूट देने के बाद फिर हम क्रोनिक का मेडिसिन देंगे। अब इसके कॉजेस पर आते हैं अगर हम, तो कॉजेज में कुछ भी हो सकता है अर्टिकेरिया में, बेस्ड ऑन द ट्रिगर, क्रोनिक इंड्यूसिबल अर्टिकेरिया। तो ट्रिगर किस वजह से हो रहा है, वो इसका एक कॉज है। डर्मोग्राफिज्म, डर्मेटोग्राफिया, स्क्रैचिंग ऑफ फर्म प्रेशर ऑन द स्किन, किसी भी वजह से कुछ भी स्किन पर प्रेशर पड़ा और फिर वहां आर्टिकुलर इरप्शंस हो गया। कोई मतलब किसी ने दबा दिया स्किन को किसी चीज से, या फिर किसी चीज से वो स्किन दबी रह गई और फिर वहां पे इरप्शंस हो गए, तो वो एक प्रेशर वाला या स्क्रैच बहुत ज्यादा कर दिया और फिर एकदम से सडनली इरप्शंस आ गए, तो ये एक ट्रिगर हो गया। कोल्ड अर्टिकेरिया, सडनली कोल्ड एक्सपोजर हुआ, एसी में बैठ के, या फिर ठंडी हवाएं आने से, या फिर कुछ ठंडा पीने से, कुछ भी मतलब कोल्ड एक्सपोजर हुआ, एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, वाटर और द ऑब्जेक्ट्स, उसकी वजह से eruptions, दैट इज द कोल्ड अर्टिकेरिया। कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया, इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, जब बॉडी टेम्परेचर किसी भी वजह से, या फिर हीट एक्सपोजर हुआ, या फिर सन एक्सपोजर हुआ, कुछ भी हुआ, गर्म पानी से नहाने के बाद एकदम से हो गया, तो कोई भी चीज जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, कॉलिनर्जिक अर्टिकेरिया। हीट अर्टिकेरिया, डायरेक्ट एक्सपोजर टू हीट। सोलर अर्टिकेरिया, एक्सपोजर टू सनलाइट। प्रेशर अर्टिकेरिया, डिलेड प्रेशर, सस्टेन प्रेशर, टाइट क्लॉथिंग, स्टिचिंग ऑन। कभी कभी अक्सर सुना भी होगा कि किसी ने बहुत टाइट कपड़े पहन लिए और टाइट कपड़े पहनने के बाद फिर वो खुजली, कपड़े जैसे ही चेंज किया देन इचिंग स्टार्ट हो गई एंड देन रेडनेस पैचेस दिखाई देने लगे। एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया मींस वाटर से रिलेटेड है, कांटेक्ट विद द वाटर और द रिगार्डलेस ऑफ द टेम्परेचर, तो अगर पानी के कांटेक्ट में आया उसके बाद से उसको इरप्शंस आ गए, देन एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया। तो ये सारा अकॉर्डिंग टू ट्रिगर, मैंने यहाँ पे साइड में मेडिसिन भी रखी जो उसकी स्पेसिफिक मेडिसिन है जो सबसे पहले दिमाग में आनी चाहिए, और कोई उसमें बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं पूछने की जरूरत है, क्योंकि ओवरऑल हमको कॉज ही पेशेंट जब बताता है कि जस्ट लाइक है कि स्क्रैचिंग ऑफ फर्म प्रेशर ऑन द स्किन से, कि मतलब खुजली के और खुजली करने के बाद आ गया, तो फिर देन हम मेडो पे जाएंगे। पेशेंट कभी कभी बोलता है कि मैं बैठा हुआ था, खाना खा रहा था, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद अजीब सा बॉडी में हुआ और फिर उसके बाद खुजली स्टार्ट हो गई। या फिर मैं बाहर धूप से आया और कमरे में आया, कमरे में आने के बाद एसी ऑन किया, देन एसी के जैसी ठंडी हवा लगा, तो कोल्ड एक्सपोजर टू कोल्ड एयर और वाटर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, नहाने के बाद में, या बारिश में पानी में नहा लिया, नहाने के बाद अर्टिकेरियल इरप्शंस आ गए, तो फिर वहां पर हमारा कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है, क्लोरेलम, रेस्टॉक्स और डलकम, कि कोल्ड एक्सपोजर से या वेट से। तो क्लोरेलम में मेनली क्या होता है कि जैसे ही ठंडी हवा लगती है तुरंत इसको इचिंग स्टार्ट हो जाता है। कई बार पेशेंट ऐसे बोलता है कि मैं दिन भर ठीक रहता हूँ, दिन भर मैं कपड़े पहने रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसे ही मैं कपड़े उतारता हूँ और पंखे की हवा में बैठता हूँ देन इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्लोरेलम होता है, और एक्सपोजर टू कोल्ड एयर। रस्टॉक्स में क्या है कि यूजली कई बार जब पानी में गीले हो गए, बारिश में नहा लिए, या फिर बारिश में रास्ते में भीग गए, उसके बाद से अर्टिकेरिया हुआ, तो देन रस्टॉक्स फर्स्ट मेडिसिन आता है।
डलका मारा में प्रॉब्लम क्या है कि डलका मारा जैसे ही वेदर जब चेंज होता है, कई बार पेशेंट आते हैं जैसे ही मौसम चेंज होता है और पेशेंट अचानक से आते हैं कि पता नहीं डॉक्टर साहब क्या हुआ कि ये कल से मुझको इस तरीके से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, और जबकि मैंने ना तो कुछ बाहर का खाया ना कुछ भी किया, बट क्यों हो गया? तो चेंज इन द वेदर, हॉट टू कोल्ड, जब वेदर चेंज हुआ तो कॉज तो वहां पे कोल्ड एक्सपोजर था, बट ठंडे से उसको आराम भी मिलता है। दैट इज द डलका मारा, ठंडे से उसको आराम मिलता है। एपिस, अर्टिकेरिया और सल्फर जब हमारा बॉडी हीट एक्सपोजर होता है, तो जब हीट एक्सपोजर हो या ओवर एक्सर्शन या एक्सरसाइज करने के बाद, कई बार पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हम जिम जाते हैं और जिम जाने के बाद ही जब बॉडी जैसे हीटअप हुई और एक्सरसाइज किया या पसीना आया और एकदम से ये इचिंग स्टार्ट हो गई, तो फिर ऐसे समय पर हम एपिस, अर्टिकेरिया या अर्टिका यूरेंस या सल्फर में से डिफ्रेंशिएट करेंगे, बट सल्फर भी थर्ड आएगा। फर्स्ट इज द एपिस और अर्टिका। एपिस में हम स्वेलिंग देखेंगे, अगर बहुत ज्यादा स्वेलिंग दिख रहा है देन एपिस हो सकता है, अगर इचिंग सिंपली दिख रहा है देन अर्टिका पे जाएंगे। एक्सपोजर टू सनलाइट में नेट्रम्यूर है, प्रेशर में मेडो एंड देन रस्टॉक्स। तो ये ट्रिगर के अकॉर्डिंग है, अभी हम आगे और डिटेल में देखेंगे। फिर आता है स्पेशल टाइप्स। स्पेशल टाइप्स में कि यहाँ पर ऑटोम्यून अर्टिकेरिया जब हमारा आ रहा है, ऑटोम्यून अर्टिकेरिया मीन्स है कि कोई हिस्टामिन या फिर कोई हार्मोनल चेंजेस की वजह से अगर आ रहा है, caused by autoantibodies stimulating histamine release, often overlaps with the chronic spontaneous urticaria. Its appearance is the pink due to histamine. अगर हिस्टामिन की वजह से होगा तो उसमें पिंकिश appearance होगा। ये भी कई बार नोटिस करने को मिलता है, अगर ध्यान दोगे तो हिस्टामिन वाला होगा तो वो पिंकिश अपीयरेंस होगा। और कॉन्टैक्ट अर्टिकेरिया मीन्स किसी भी चीज के, किसी भी ट्रिगर की वजह से अगर हो रहा है, कोई भी एलर्जेंस की वजह से, तो डार्क रेड होता है वो। ठीक है, तो डार्क रेड ड्यू टू वेस्कुलाइटिस एंड द पिंक रेड इज ड्यू टू द हिस्टामिन। तो ये चीज ध्यान देने वाला है। सिम्टम्स में कॉमनली हमको रेज्ड रेड और स्किन कलर, वेल्ट्स ऑन द स्किन दिखाई देंगे, इंटेंस इचिंग और बर्निंग सेंसेशन, स्वेलिंग इन द डीपर लेयर ऑफ द स्किन, एंजियोडेमा के साथ में हो सकता है कभी कभी। सिम्टम्स में अपीयर सडनली एंड कैन वेरी इन साइज से। यूजली इसके जो सिम्टम्स होते हैं तुरंत सिम्टम्स आते हैं और ये 24 आवर्स तक इसका एक इचीनेस और ये अर्टिकुलर इरप्शंस रहते हैं। पेशेंट उस बीच में काफी परेशान हो जाता है, लेकिन वो 24 आवर्स के बाद में फिर वो कम हो जाता है, फिर देन अगेन आता है। और साइज इसका वेरी करता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर हम देखते हैं, तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो एपिस सबसे पहले ही हमारा मेडिसिन दिखाई देगा। तो अब इसमें अर्टिकेरिया में जो हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो जैसे हमने सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन देखा कि इट इज आइदर एक्यूट और क्रोनिक। तो अगर एक्यूट आता है तो हम स्पेसिफिक मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे, और या फिर उस क्रोनिक केस का अगर एक्यूट मैनिफेस्टेशन है तब भी हम स्पेसिफिक मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कॉज, लोकेशन, कैरेक्टर, एग्रावेशन, एम्बुलेशन, टाइम और अकोम्पनिंग सिम्टम्स। ठीक है, कि कोल्ड एक्सपोजर हुआ, हीट एक्सपोजर हुआ, फिर उसके साथ में पेन कैसा हो रहा है, बर्निंग पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर कोल्ड से आराम मिल रहा है, वार्म से आराम मिल रहा है। क्रोनिक में क्या है कि अगर कॉम्बिनेशन विद अदर डिजीज और तो सिम्टम्स, कभी कभी क्या है कि किसी दूसरी डिजीज के साथ में या कोई दूसरे ऑर्गन अफेक्शन के साथ में अर्टिकेरिया हो रहा है, तो फिर वहां पर हमको कुछ ऐसा मेडिसिन सोचना पड़ेगा। या फिर कोई जनरल्स के साथ में मेडिसिन आ रहा है तो फिर हम कोई जनरल्स पर देंगे मेडिसिन। तो अगर क्रोनिक है तो पहले हम एक्यूट वाले को मेडिसिन उसका कम देने के बाद में, फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं देते देन अगेन वो रीअपेयर करेगा, और फिर अगर एक्यूट स्पेसिफिक मेडिसिन दोगे तो फिर वो काम बहुत रेयरली कर पाता है। तो बेटर है कि जैसे ही स्पेसिफिक मेडिसिन दे दिया और जैसे ही आराम मिला देन अब उसका कोई जनरल मेडिसिन देंगे। और आर्टिकेरियल जो केसेस होते हैं आर्टिकेरिया के, स्पेसिफिक मेडिसिन देन कॉन्स्टिट्यूशनल देन स्पेसिफिक देन कॉन्स्टिट्यूशनल, इस तरीके से ही जाता है, जो साल डेढ़ साल का समय लेता है। कभी कभी क्या होता है कि हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशन दिया, वो वन टाइम में ठीक हो गया, पेशेंट इतना खुश हो जाता है, उसके साथ में वो लाइन ऑफ पेशेंट्स की लगा लेके आ जाता है कि अरे इनको भी था, ये इनको भी था। लेकिन जो साल डेढ़ साल वाला होता है वो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पे नहीं जाता है, वह हमारा स्पेसिफिक आएगा फिर देंगे, फिर सडनली बीच में 2-3 महीने बाद फिर से अपियर होगा, तो हो सकता है कि हमें फिर एपेस या क्लोरेलम या कोई भी मेडिसिन अर्टिका देना पड़े। फिर उसके बाद हम फिर रीस्टिकिंग करते हैं, देन अगेन हम कुछ जनरल्स मेडिसिन निकाल के फिर अगेन देते हैं। तो इस तरीके से जाके फिर वो पूरी तरीके से खत्म होता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखने वाला होता है कि पेशेंट को जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेता है उसको बंद कराना चाहिए, जिससे कि हमारा जो बॉडी का रिस्पॉन्ड है वो क्लियरली दिखाई दे, और फिर बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे करके उसके लिए
फिर उसको एक्ट करे और जिससे उसको रिमूव करता है। तो कोशिश करना चाहिए कि उनको मना करना चाहिए कि इसको नहीं लेना है, कुछ दिन बाद रहेगा फिर वो खत्म हो जाता है। तो इसकी अब कुछ मेडिसिन हैं जो हमारी स्पेसिफिक मेडिसिन है, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस कर रही थी। अगर एक्यूट आता है तो सबसे पहले जो मेडिसिन दिमाग में रहनी चाहिए, एपिस, क्लोरेलम, अटिका, डल्कामारा, कोपैवा, रस्टॉक्स, बोविस्टा, हाइग्रोफिला। ये फर्स्ट फ्यू रेमेडीज हैं जो दिमाग में रहनी चाहिए हमेशा जब भी अर्टिकेरिया का पेशेंट सामने आता है। और फिर जैसे जैसे पेशेंट सिम्टम बताता जा रहा है तो तुरंत हमको डिफ्रेंशिएट करते जाना चाहिए। तो अगर हम एपिस में, हमको क्या क्या ध्यान रखना है कि एपिस में बस मेनली ये ध्यान देना है कि पेशेंट बोल रहा है कि इचिंग बहुत हो रहा है, बर्निंग बहुत हो रहा है, रेडनेस काफी ज्यादा हो रही है और वो पार्ट में स्वेलिंग काफी हो रही है, मतलब चेहरे पे लेके आ रहा है तो दिखाएगा कि इधर सब देखिए पूरा एकदम सूजन आ गई है। तो सूजन आ जाना, एडिमा लाइक अपीयरेंस आना और इचिंग और रेडनेस, एपिस का सबसे पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ से एपिस से स्टार्ट होता है। और हीट से और वार्म से एग्रावेट करता है तब भी एपिस होता है। ठीक है। क्लोरेलम के लिए ध्यान रखना है कि क्लोरेलम फॉर द कोल्ड एक्सपोजर या कोल्ड एयर से एग्रावेट करता है। जब तक कपड़े पहने हुए नो एनी इचिंग, कपड़े हटाने के बाद ठंडी हवा जैसी लगती है, दैट इज द क्लोरेलम। अर्टिका यूरिन्स भी वार्म से या एक्सरसाइज आफ्टर इचिंगनेस सिंपली लेके आ रहा है, देन अर्टिका यूरिन्स पे जाएंगे। एडिमा लाइक और स्वेलिंग लाइक अपीयरेंस नहीं, देन अर्टिका यूरिन्स जाएंगे। डलकामारा अभी मैंने बताया था कि चेंज ऑफ वेदर अगर है, हॉट टू कोल्ड है, तो फिर हम डलकामारा सबसे पहले सोचेंगे और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कोपैवा अगर कभी कभी पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरा 4 दिन से पेट सही नहीं हुआ है, पेट साफ नहीं हुआ, कॉन्स्टिपेशन है और उसके साथ साथ अब ये स्किन का भी कंप्लेन मुझे स्टार्ट हो गया जो कि पहले कभी नहीं था, एक तो ऐसे बताएगा तो हम तुरंत देखेंगे कि इसको कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के साथ अर्टिकेरिया, देन कोपैवा पे सोचेंगे। कभी कभी हमारे पास पेशेंट जब क्रोनिक का आता है तो वो क्रोनिक हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन लेके आता है कि मुझको कॉन्स्टिपेशन की बहुत सीवियर हिस्ट्री है और ये कई सालों से और मैं इससे बहुत परेशान हूँ, इसके साथ साथ मुझको ये अर्टिकेरिया भी है। तो ये फर्स्ट जब प्रेजेंटेशन होता है पेशेंट का कि कॉन्स्टिपेशन एंड अर्टिकेरिया, तो सबसे पहले दिमाग में कोपैवा तो आ ही जाती है। ठीक है। फिर हम आगे की तरफ जनरल्स पे जाते हैं और अगर जनरल्स मिल भी जाते हैं तब भी हम कोपैवा फर्स्ट में दे सकते हैं। और अगर बहुत पिक्यूलियर जनरल्स मिलते हैं तो फिर हम जनरल्स देने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन में कोपैवा को रखते हैं कि जब कहीं अगर पेशेंट परेशान करेगा तो फिर हम कोपैवा देंगे। तो कोपैवा इज फॉर द कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट विद दैट अर्टिकेरिया। Rustox, after exposure to that rainy weather or in the getting wet. वोविस्टा, वोविस्टा में क्या होता है कि डायरिया के साथ में होता है। तो अगर डायरिया के साथ में हो या फिर एपिस वगैरह देने के बाद में ठीक नहीं हो रहा है, वोविस्टा का क्या होता है कि यूजली नाइट में एग्रावेट करता है या फिर सुबह नहाने के बाद एग्रावेट करता है। तो बाथिंग आफ्टर एग्रावेशन हो या नाइट में इचीनेस काफी ज्यादा हो और या डायरिया के साथ एसोसिएटेड हो तो फिर हम वोविस्टा पे जाएंगे। हाइड्रोफिल्ला क्या है कि जब एपिस दिया, एपिस जैसे सिम्टम्स मिल रहे हैं बट एपिस काम नहीं किया, देन नेक्स्ट ऑप्शन इज द हाइड्रोफिल्ला। तो बर्निंग पेनफुल हो और अर्टिकेरिया हो और एपिस से काम नहीं हुआ तो फिर एक बार हाइड्रोफिल्ला ट्राई कर सकते हो। ठीक है। अब ये कुछ की वर्ड्स हैं जो मैंने स्पेसिफिक जैसे ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए, सिम्टम्स जैसे पेशेंट बोलता है तो तुरंत वो मेडिसिन दिमाग में क्लिक करना चाहिए और उसको बस मतलब तुरंत दे सकते हो, कोई उसमें ये भी नहीं है कि हाँ मैं कुछ और ज्यादा कंफर्म करना पड़ेगा। अगर लीवर के साथ में कंप्लेन है उसकी अर्टिकेरिया की तो फर्स्ट टू रेमेडी एस्टेकस और मायरिका, इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। डायरिया के साथ में है अर्टिकेरिया देन बोविस्टा जाएगा। कॉन्स्टिपेशन के साथ अर्टिकेरिया देन कोपेवा जाएगा। बाथिंग आफ्टर में सल्फर और बोविस्टा जाएगा। अल्कोहलिक ड्रिंक्स, कई बार पेशेंट जो अल्कोहलिक होते हैं अल्कोहल लेने के बाद एकदम से कंप्लेन करते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो क्लोरेलम और स्ट्रोपेंथस हिस्पिडस, ये फर्स्ट रेमेडीज हैं। पहले हम क्लोरेलम देंगे देन फिर स्ट्रोपेंथस पे जाएंगे। चिल्ड्रंस में अगर अर्टिकेरिया हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो हम बोविस्टा या कोपेवा पे जा सकते हैं क्योंकि बच्चों में अक्सर डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज होते हैं उसके साथ में अर्टिकेरिया, और अगर नहीं है देन फिर हम बोविस्टा, तो बोविस्टा एंड कोपेवा विदाउट एनी इंडिकेशन चिल्ड्रंस में सोच सकते हैं। मीट आफ्टर में एंटीक्रूड, गैस्ट्रिक कंप्लेन के साथ में भी एंटीक्रूड या ट्राइओस्टियम।
एंटम क्रूड तो गैस्ट्रिक कंप्लेन का है ही है, क्योंकि उसमें भी हीट एक्सपोजर है या फिर गेटिंग वेट है या फिर इसमें जीआईटी कंप्लेन में कॉन्स्टिपेशन या ऑल्टरनेट डायरिया है। तो लेकिन ट्रायोस्टियम में क्या है, गैस्ट्रिक कंप्लेन में डायरिया होता है और पेशेंट क्या करता है कि वो कंटिन्यूसली बोलता रहता है। तो जब ट्रायोस्टियम में क्या है कि गैस्ट्रिक कंप्लेन हो और अर्टिकेरियल इरप्शंस हो, तो फिर एक बार को हम ट्रायोस्टियम पे जाएंगे। अगर पेशेंट बोले कि लूज स्टूल हो रहा है, उतना ज्यादा नॉर्मल स्टूल नहीं है, देन ट्रायोस्टियम पे जा सकते हैं। इचिंग विदाउट अगर अर्टिकेरियल इरप्शन है, देन यूओसी एक पिक्यूलियर मेडिसिन है। बैथिंग आफ्टर में बोविस्टर सल्फर हो गया। कोल्ड एयर अंड्रेसिंग आफ्टर कोलेरलम और डेल्कामारा फर्स्ट टू रेमेडीज दिमाग में आएंगे, इसी को हम यूज करेंगे। चेंज ऑफ वेदर में डेल्कामारा, वेट आफ्टर में रेनी वेदर में रस्टॉक्स। वार्मथ और एक्सरसाइज, अगर जहां पेशेंट ने जरा सा भी कुछ भी बोला कि हमने कोई गर्म चीज खाया उसके बाद हुआ, या फिर हम गर्मी में गए या धूप में गए, या फिर कोई गर्म पानी से नहा लिया, हीट एक्सपोजर किसी भी फॉर्म में हुआ या एक्सरसाइज कर लिया, देन एपिस सर्टिकेरिया अर्टिका और सल्फर, ये सबसे पहले इनको क्लियर करेंगे। तो एपिस में एडिमा लाइक अपीयरेंस है, देन एपिस पे जाएंगे। अगर विदाउट एडिमा लाइक अपीयरेंस है, देन अर्टिका पे जाएंगे। प्रेशर ऑफ द क्लॉथ से मेड्राइनम है। फीवर ड्यूरिंग अगर आता है हीट के साथ में, फीवर के साथ में, तो फिर हम एपिस सबसे पहले सोचेंगे। एपिस काम नहीं करे, देन हाइड्रोफिला पे जा सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोफिला भी फीवर के साथ में अर्टिकेरियल इरप्शन है, खासतौर से कभी कभी मलेरियल फीवर होते हैं उसके साथ में अर्टिकेरियल, तो हाइड्रोफिला सोच सकते हैं। एस्थमेटिक पेशेंट, क्योंकि एलर्जिक रिस्पॉन्ड है, तो एस्थमा और अर्टिकेरिया का दोनों का ही एक रिलेशन है, तो अगर एस्थमा के साथ में तो हम लाइनम एक मेडिसिन है, इसको भी सोच सकते हैं। मिल्क के साथ में अगर है तो हम कैलकेरिया कार्ड पे जाएंगे। तो ये एकदम पिक्यूलियर्स हैं और यूजली सारे पिक्यूलियर्स पे काम करते हैं। यहाँ पर बस मेडिसिन का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट। अब ये इनके कुछ पिक्यूलियर्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए थे। तो एपिस का जैसे बताया कि अर्टिकेरिया अपीयर्स एज सून एज पेशेंट इज एक्सपोज टू हीट ड्यूरिंग फीवर एंड इज वर्स एट नाइट। हाइग्रोफिला एपिस फेल, itching start immediately after putting off cloths. Malaria associated with urticaria with rise of temperature. There is intense itching. Relief by cold application. एपिस में नॉर्मली कोल्ड से रिलीफ होता है, इसलिए एपिस लाइक ही हाइड्रोफिला है। क्लोरेलम जस्ट अपोजिट है। अर्टिकेरिया यूजुअली कम्स एट नाइट एंड डिसअपियर ड्यूरिंग डे। इफ पेशेंट गेट्स चिल्ड ही गेट्स द अर्टिकेरिया। appears after taking or alcoholic drinks. Copaiba accompanied with constipation. Dulcamara, यूजली अर्टिकेरिया गेट रिलीफ फ्रॉम कोल्ड बट स्टार्टेड एक्सपोजर ऑफ द कोल्ड। तो कोल्ड एक्सपोजर से हो रहा है, बट कोल्ड से ही उसको आराम मिलता है। बोविस्टा का जैसे बताया था कि डायरिया के साथ होगा या बाथिंग आफ्टर होगा मॉर्निंग में। व्हेन रस्ट सीम्स इंडिकेटेड बट फेल्स, कभी कभी जैसे रस्टॉक जैसा लगा बट रस्टॉक्स काम नहीं किया, तो फिर एक बार बोविस्टा पे हम जाएंगे। या क्रोनिक अर्टिकेरिया तो भी हम बोविस्टा एक बार को सोच सकते हैं। एंटिम ब्रूट को मीट आफ्टर है या कोई गैस्ट्रिक ट्रबल्स के साथ में। आर्सेनिक एल्बम रेस्टलेसनेस इचिंग है बर्निंग के साथ में। स्कुकुम चुक एक और अच्छा मेडिसिन है, और इसको अगर कोई अर्टिकेरिया ठीक नहीं हो रहा तो एक बार लास्ट ऑप्शन स्कुकुम चुक भी ट्राई कर सकते हो। और इसका जो अर्टिकेरिया होता है वो एक कंप्लीट पैच फॉर्म में होता है, मतलब एक बड़ा सा पैच होता है। जहां भी होगा, पीठ पे होगा तो एक बड़ा सा दिखाई देगा, पेट पे होगा बड़ा सा दिखाई देगा। तो छोटे छोटे ना होके एक बड़ा सा जब दिखाई दे पैची फॉर्म, ब्लॉच जो दिखाई दे उसका, तो वो स्कुकुम चुक है। लेकिन और कभी कभी क्या होता है कि अर्टिकेरिया की जो मेडिसिन दी और पेशेंट इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो एक बार को इसको कुम चक भी ट्राई कर सकते हो। स्ट्रोपेंथस तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स की वजह से अगर है तो फिर स्ट्रोपेंथस। थायरोडिनम भी एक अच्छा मेडिसिन है अगर इडिमेटस लाइक इरप्शंस हैं, एंड द मोर एक्सटेंडेड द अपीयर्स ओवर द लार्ज एरिया ऑफ द बॉडी। तो अगर एडिमर लाइक अपीयरेंस है तो थायरोडिनम में यूजली डिजायर फॉर स्वीट और डिजायर फॉर कोल्ड ड्रिंक है। तो कुछ अगर इस तरीके से मिल जाए तो फिर हम थायरोडिनम पे सबसे पहले जा सकते हैं। ट्रायोस्टियम का भी बताया था मैंने कि विद द गैस्ट्रिक कंप्लेन। अर्टिका यूरिन वार्मथ एंड एक्सरसाइज की वजह से हम यू और सी विदाउट इचिंग के साथ में। मेड्यूसा भी एक अर्टिकेरिया का मेडिसिन है, इसको भी दिमाग में रखना। फेस और आई पफ्ड एंड इडिमेटस बर्निंग प्रिकिंग हीट विद रेडनेस। तो जब फेस पे स्पेशली हो और पफीनेस फेस में काफी ज्यादा हो, एकदम से इन्फ्लेम दिखाई दे रहा हो, तो फिर मेडुसा एपिस के बाद में एक मेडुसा सेकेंड ऑप्शन में याद रहना चाहिए। ऑक्सिलरी रेमेडीज में जैसे एस्टेकस है। अगर कभी कभी जॉन्डिस हुआ, जॉन्डिस के साथ में अर्टिकेरिया हो गया, या फिर कोई भी लीवर एसोसिएटेड ट्रबल है, तो अफेक्ट्स ऑफ द लीवर सच एज हेपेटाइटिस, एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, तो फिर हम एस्टेकस पे जाएंगे।
मायरिका में क्या, स्लीपलेसनेस विद लीवर कंप्लेंट जॉन्डिस एसोसिएटेड, तो फिर मायरिका। तो ये कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन हैं। और फिर ये मेडिसिन जितना जहां तक काम करता है, अच्छा ये किसमें मेडिसिन बताना शायद भूल गया, हिस्टामिनम। हिस्टामिनम भी एक मेडिसिन है। कभी कभी क्या होता है कि क्रोनिक अर्टिकेरिया में, खासतौर से क्रोनिक अर्टिकेरिया में हम मेडिसिन दे रहे हैं और हमने इंडिकेटेड मेडिसिन दिया, देन हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दिया, बट उसमें उतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो एक बार को हम हिस्टामिनम भी देते हैं। तो हिस्टामिनम देने के बाद में फिर वो थोड़ा सा केस इंप्रूवमेंट की तरफ आने लगता है और मेडिसिन फिर नेक्स्ट मेडिसिन एक्ट करने लगते हैं। तो हिस्टामिनम भी एक ऑप्शन में रखना, जब कोई केस बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो तो हिस्टामिनम इंटरकरेंट देके फिर आगे को जा सकते हो। और यूजली कॉन्स्टिट्यूशनली तो कोई भी मेडिसिन हो सकता है, जो भी, जस्ट लाइक मेडोराइनम भी है, सल्फर भी है, थूजा भी है, फॉस्फोरस भी है, बट उनके वो पिक्यूलियर्स दिमाग में रहने चाहिए कि जैसे मेडो है तो लाइंग ऑन एब्डोमेन, डिजायर फॉर आइस है, डिजायर फॉर ऑरेंज बनाना है, मेंटली काफी डल है, लेजी है। सल्फर है तो हॉट है, डिजायर स्वीट, डिजायर फैट है, पर्सपायरेशन प्रोफ्यूज है, एक्सट्रोवर्टेड है। ट्यूबरक्लाइनम है तो गुस्सा बहुत ज्यादा है, मीट बहुत पसंद है, घूमना फिरना बहुत पसंद है, सर्दी खांसी जल्दी जल्दी हो जाता है। तो इस तरीके से वो पिक्यूलियर्स उस मेडिसिन के वो 3 और 4 पॉइंट्स जरूर होने चाहिए। उस ग्राउंड पर हम क्रोनिक के लिए मेडिसिन को सिलेक्ट करके फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एटिकेरिया था। अब तुम लोगों को कहीं कोई कंफ्यूजन हो या कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो वो पूछ सकते हो। हम्म, आवाज नहीं आ हेलो। रही है। आवाज आ रही हेलो, हाँ। हाँ हाँ। हेलो। हाँ आ रही है। आए हो के साथ तीनों सिटीजन खा कर आए हैं, तो उस केस में हमें मतलब क्या करना चाहिए? एकदम मेडिसिन पेशेंट छोड़ना नहीं चाहता है। छोड़ना, उसको बोलो छोड़ दे वो। क्या होता है कि जब हम, तो बस हाँ तुरंत ही, सडनली छोड़ हाँ दे तुरंत ही छुड़वाना तो चाहिए। देने के कभी बाद कभी क्या होता है कि जो क्रोनिक पेशेंट्स होते हैं वो सिट्रिजिन खा खा के वो इतना ज्यादा उसका वो हो चुका होता है कि वो छोड़ता है तो तुरंत की तुरंत उसको बढ़ता है। और एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है ना कि ये भी एक बहुत बड़ा चीज है जो लोगों के बीच में कंफ्यूजन है कि होम्योपैथी पहले उभारेगी फिर उसको ठीक करेगी। तो अब आप लोग पेशेंट्स को ये समझाओ कि होम्योपैथी उभारती नहीं है। होम्योपैथी तो ठीक करती है, बट जो दवाइयों की वजह से जो बीमारी दबी हुई थी, अगर दवा बंद करोगे तो वैसे ही अपने आप बाहर निकल के आएगी। तो होम्योपैथी का वहाँ कोई ऐसा रोल ही नहीं है। होम्योपैथी तो जो सामने दिख रहा है उसको ठीक करता है। तो जो हम्म सिट्रजिन खा रहा है काफी समय से, तो वो अर्टिकेरिया उसका ठीक नहीं हो रहा, वो सप्रेस किए हुआ है। तो अगर आप हम्म इसको जब बंद करोगे तो जो उसके एरप्शंस आएंगे, फिर जो हमारी मॉडलिटीज आएंगी, जो पिक्चर सामने आएगी, तो देन वी कैन सिलेक्ट द सिमिलम अकॉर्डिंग टू दैट मेडिसिन। तो उस पेशेंट को कुछ दिन के लिए परेशान करेगा, 5-6 दिन, हफ्ते 10 दिन, बट हफ्ते 10 दिन के बाद में फिर वो रिलैक्स होने लगता है। बट वो 10 दिन के लिए उसका एक विल पावर काफी स्ट्रांग होना चाहिए, जो पेशेंट का और डॉक्टर का दोनों का पेशेंस अच्छा होना चाहिए वहाँ पे विल पावर के साथ में। तो वो ठीक होता है। इसमें और अगर ऐसे पोटेंसी। में भी हो, जैसे पेशेंट बोल रहा है कि नहीं हम कर पा रहे, तो उसको बोलो कि हफ्ते में जब 2-3 दिन वेट करो, अगर नहीं कंट्रोल कर पाओ तब ले लेना। हम्म 2-3 दिन का जो टाइम मिलेगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत भी अगर हल्का लगेगा तो नहीं लेगा, और अगर लगेगा तो लेगा। फिर उसके बाद 2-3 दिन का समय मिल जाएगा, तो ऐसे में थोड़ा हमारे मेडिसिन को थोड़ा एक्ट करने के लिए टाइम मिल जाता है। और इसमें पोटेंसी क्या सेलेक्ट करनी चाहिए, 30 या ज्यादा? पोटेंसी अगर हम स्पेसिफिक पर जा रहे हैं तो हम 30 या 200 पर हम दे सकते हैं, और उस पर देने के बाद में फिर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल जाते हैं तो फिर हाई पे देना चाहिए। तो ठीक। पर्टिकुलर्स पे अगर हम मेडिसिन सेलेक्ट करें तो 30-200 वाटर डोज 30 वाला दे दिया, 200 हम्म वाला 4 डोज दे दिया, फिर उसके बाद में फिर वेट कर लिया फिर। ठीक। ठीक, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर इसमें अर्टिकेरिया में सर डाइट का कोई रोल है? जैसे मतलब कोई पेशेंट कह रहा है कि मैं ये चीज खा रहा हूँ, उसके बाद से हाँ एग्रेगेशन हो रहा है, तो फिर सर हाँ। उसको क्या करना चाहिए? अगर वो इस चीज को नोटिस कर पा रहा है कि इसकी वजह से हो रहा है, तो फिर बेटर है कि उसको वो बोलो कि अभी ये नहीं ले।
और उस अच्छा। समय पे अपना मेडिसिन स्टार्ट करो। तो उसके अंदर जो इसकी वजह से जो एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं, तो फिर वो मेडिसिन जो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा, तो फिर बीच में फिर उसको लेने की कोशिश करें, तब फिर क्लियर होगा कि अच्छा ये अब ठीक हुआ है या नहीं हुआ। बट एट दैट टाइम उसको मना, अगर वो पता चल गया, या पेशेंट को कई बार बोलना भी चाहिए कि ये आप नोटिस करिए कि किसकी वजह से हो रहा है, खाने में कोई ऐसा तो नहीं है कि जिस चीज को जब भी खाया उसके बाद से एकदम से स्टार्ट हो गया। तो वो अगर वो पकड़ में आ जाता है तो फिर उसको उस समय के लिए रोक देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। हम्म। और किसी का? ठीक है, तो अर्टिकेरिया, इम्पेटिगो और सेलुलाइटिस, ये ऐसी कंडीशंस हैं जो ठीक होती हैं, कहीं कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बट हाँ, सिलेक्शन मेडिसिन का, और थोड़ा बहुत अगर पेशेंस की जरूरत है तो सेलुलाइटिस का बस थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि कभी कभी वो केस दूसरे डायरेक्शन में जाने लगता है, तो इसलिए उस चीज को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सब लोग अपने अपने केस इकट्ठे करते रहो, जिससे कि केस यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, और फिर और भी कोई चीज फंस रही है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब तो ऑलमोस्ट स्किन से रिलेटेड मेन मेन पार्ट खत्म हो गया, कुछ ही रह गया। देखता हूँ मैं, और जो रह गया होगा उसको फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सर।